नमस्कार। आज की परिचर्चा में हम दर्शन शास्त्र में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाली एक विशेष शब्दावली की चर्चा करेंगे, जिसका स्पष्ट संबंध दर्शन शास्त्र की विधा में प्रयुक्त की जाने वाली विशेष पद्धति से है। इन्हें हम प्रथम स्तरीय एवं द्वितीय स्तरीय पद्धति या विश्लेषण या विवेचना या क्रियाकलाप के रूप में जानते हैं। इस परिचर्चा में आगे बढ़ने से पूर्व कृपया दिए गए चित्र को एक बार देखें। अब आप यह उत्तर देने का प्रयास करें। यह क्या है? What is this? संभवतः आपको यह एक अत्यंत हास्यास्पद प्रश्न प्रतीत हो, किंतु इसका उत्तर भी आपको उतना ही स्वाभाविक लगेगा। संभवतः आप कहना चाहेंगे, यह तो कोई प्रश्न ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका उत्तर सभी को पता है। वेल, दिस इज अ माउस। ये तो एक चूहा है। किंतु सावधान रहें, यह एक दार्शनिक प्रश्न है और इसलिए यह एक कूटनीतिक प्रश्न भी हो सकता है। अब कृपया इस चित्र को और अपने उत्तर को स्मरण रखें। हम इस पर वापस लौट कर आएंगे। इस चर्चा में हमारा पहला प्रश्न यह होगा कि हम दार्शनिक क्रिया से क्या समझते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति दार्शनिक है, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? ऐसा व्यक्ति भला किस विशेष प्रकार की पद्धति या क्रियाकलाप में संलिप्त रहता है? हम जानते हैं कि हमारे दार्शनिक दृष्टिकोण अथवा परंपरा उसके विभिन्न संसाधनों अथवा प्रयुक्त की जाने वाली पद्धतियों के आधार पर ही बनते, बदलते और बिगड़ते रहते हैं। हम अनेकानेक प्रकार के दार्शनिक दृष्टिकोणों या परंपराओं की चर्चा भी कर सकते हैं। हम पाते हैं कि इनके आधार पर कोई विश्लेषणात्मक दार्शनिक हो सकता है, तो कोई समृद्धि शास्त्रीय दार्शनिक हो सकता है, कि कोई स्वयं को अस्तित्ववादी दार्शनिक माने। हम यह भी पाते हैं कि कोई स्वयं को संत टॉमस एक्विनस का अनुयायी माने, या फिर स्वयं को प्लेटोवादी मान ले, या फिर एक अरस्तुवादी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इन तीनों संस्करणों को एक साथ मिला दे या उन्हें भिन्न रूप में ग्रहण करने का प्रयास करे। हम पाते हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं को डेकार्ट के समान आधुनिक दार्शनिक भी मान सकता है, हिक के समान एक आदर्शवादी भी मान सकता है, डेरिडा के समान एक विखंडनवादी भी मान सकता है, और लियोटार्ड के समान स्वयं को उत्तर आधुनिक भी मान सकता है। हम ऐसा भी पाते हैं कि कुछ व्यक्ति इसे कांट के समान ज्ञान मीमांसीय दर्शन के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं, और कुछ लोग इन्हें विटगेनस्टाइन के भाषाई दर्शन के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। कुछ इसे अधिनीति शास्त्र के रूप में समझते हैं, कुछ उपयोगितावाद के रूप में समझते हैं, कुछ संवेगवाद के रूप में समझते हैं, तो कुछ अंतः प्रज्ञावाद के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। और ये सूचियां संभवतः हमें अनंत प्रतीत होती हैं। ये सभी संभावनाएं एक दूसरे से भौगोलिक पद्धति एवं विचार शैली के आधार पर दो भिन्न स्वरूपों में विभाजित की जा सकती हैं। पहली तो वह जिसे हम अंग्रेजी अमेरिकी विश्लेषणात्मक परंपरा के रूप में जानते हैं, और दूसरी वह जिसे हम महाद्वीपीय समृद्धि शास्त्रीय परंपरा के रूप में जानते हैं। स्मरण रहे कि यहाँ पर यह विभाजन अत्यंत संकुचित रूप में समयाभाव के कारण प्रस्तुत किया जा रहा है, और ऐसे में हम केवल सामान्य चरित्रों और विशेषताओं का ही वर्णन कर सकते हैं। इसके कुछ अपवाद भी संभव हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा आशय उन परंपराओं को उनकी संपूर्णता में ज्ञात करना नहीं, अपितु उनकी क्रिया के आधार पर सामान्यतः जानना और उनके संदर्भों का
वर्णन करना मात्र ही है। सबसे पहले हम विश्लेषणात्मक परंपरा पर आते हैं। फ्रेगे, बर्ट्रैंड रसल, G.E. मूर, स्ट्रॉसन, विटगेनस्टाइन और वीना सर्कल के समय से ही इस विश्लेषणात्मक परंपरा का केंद्र बिंदु मानव ज्ञान रहा है। एक ऐसा मानव ज्ञान जिसे अनुकूल तार्किक आकार एवं विशिष्ट तार्किक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाने, समझने और विश्लेषित करने का प्रयास किया जाता रहा है। इस परंपरा में जगत एवं जगत से संबंधित अनेकानेक क्लिष्ट प्रक्रियाओं को सामान्य भाषा की भ्रामकता, असमंजसता और अस्पष्टता को ध्यान में रखते हुए एक कृत्रिम, प्रतीकात्मक एवं तार्किक रूप से व्यवस्थित स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। अपने संपूर्ण स्वरूप में यह विश्लेषणात्मक परंपरा आनुभविक विज्ञान एवं गणित के साथ अपनी सामंजस्यता तलाश करती है। गणित और विज्ञान भी सत्य की खोज में कुछ प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो दर्शन शास्त्र भी कुछ ऐसा ही है। अब हम महाद्वीपीय परंपरा पर आते हैं। यह परंपरा अपने उद्भव और विकास में संभवतः कुछ अधिक विस्तृत रही है। इस परंपरा के अनुयायी ऐतिहासिक रूप से अपना आरंभ कांट की ज्ञान मीमांसा में तलाशते हैं। कांट के अनुसार इस जगत में बाह्य वस्तुओं का हमारा ज्ञान वैसा ही होता है जैसा कि हमें प्रतीत होता है, वर्ड एज इट अपीयर्स टू अस। ऐसे में हम कभी भी वस्तुओं को उनकी संपूर्णता में नहीं जान पाते, बल्कि व्यावहारिक जगत में वे जैसे प्रतीत होते हैं वैसा ही हमारा ज्ञान पर ही होता है। किंतु यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि इसके प्रमुख स्वरूप में स्मृति शास्त्र अपना आरंभ हुसेल के समृद्धि शास्त्र में खोजने का प्रयास करता है, जो तकरीबन 20वीं शताब्दी में आरंभ होता है। इसकी रुचि न तो किसी अतीन्द्रिय जगत में है, न ही किसी पृष्ठभूमि के जगत में है, अपितु मात्र सिर्फ उसी जगत में है जैसा कि हमें दिखाई देता है। ऐसे समृद्धि शास्त्रीय आंदोलन या अस्तित्ववादी आंदोलन में संदर्भ का स्वरूप जर्मन आदर्शवाद, कल्पनावाद, फ्रांसीसी सामाजिक एवं राजनैतिक दर्शन में मिलता है। इस प्रकार के शास्त्र के विभाजन से जहां एक ओर विश्लेषणात्मक दर्शन का जन्म होता है, तो दूसरी ओर समृद्धि शास्त्रीय या महाद्वीपीय परंपरा का भी आरंभ होता है। जहां पर एक ओर विश्लेषणात्मक दर्शन प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के निश्चित स्रोतों में और सूत्रों में मानवीय व्यवहार को समझने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर समृद्धि शास्त्रीय परंपरा अपने काव्यात्मक स्वरूप में रहस्यात्मक, मिथकवादी एवं विविधतापूर्ण स्वरूप में मानव आचरण का अध्ययन करने का पश्चात प्रयास करता है। ऐसे में हम क्या करें? हम पाते हैं कि अपने पद्धति मूलक दृष्टिकोण में हम अनेकानेक विविधताओं और विरोधाभासों के बावजूद एक सामान्य विचार तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, एक हायर लेवल ऑफ जनरलिटी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऐसे में हम क्या तर्क दे सकते हैं? हमारा तर्क यह होता है कि कुछ क्रियाकलाप प्रथम स्तरीय होते हैं, जैसे कि सर्वे करना या तथ्यों का संकलन करना, जैसा कि हम समाज कार्य में करते हैं, प्रयोगशाला में कार्य करना, जैसा कि हम जीव विज्ञान में करते हैं, भूमि का मापन करना, जैसा हम भूगर्भ शास्त्र में करते हैं, यहां तक कि मछली पकड़ना, फुटबॉल खेलना, स्टाम्प एकत्रित करना, कृषि करना और यहां तक कि एक नाव को बनाना। ये सभी प्रथम स्तरीय क्रियाकलाप हैं, क्योंकि इनमें तथ्यों एवं व्यवहारों का प्रयोग करके एक विशेष स्पष्ट लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। इन सब क्रियाकलापों के नियम सार्वजनिक सहमति के आधार पर बनाए जाते हैं एवं स्वीकार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं शुक्रवार की शाम को मछली पकड़ने जाने का कार्य करता हूं, तो मुझे पता होता है कि मुझे किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी और उनका प्रयोग किस प्रकार से करना है। ऐसे में
संभवतः मुझे कई वर्षों के अभ्यास की भी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा ही कुछ चरित्र हमें उपरोक्त सभी उदाहरणों में प्राप्त होता है, चाहे वह जीव विज्ञान हो, भूगर्भ शास्त्र हो या फिर समाज कार्य हो। ऐसे सभी प्रकार के उदाहरणों एवं क्रियाकलापों को हम प्रथम स्तरीय क्रिया या फर्स्ट ऑर्डर एक्टिविटी कहकर के बुलाते हैं। किंतु दर्शन शास्त्र के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। समस्या यह है कि ना तो इसका कोई स्पष्ट सार तत्व होता है, न ही कोई स्पष्ट प्रयोजन अथवा लक्ष्य होता है, न ही इसे हम किसी भी प्रकार से एक ऐसे स्पष्ट तर्क के साथ संयोजित कर सकते हैं जिसे प्राप्त करना हमारे लिए अनिवार्य भी हो और ऐच्छिक भी हो। ऐसे में यहाँ पर हम एक ऐसी प्रक्रिया को स्वीकार करने का प्रयास करते हैं जो तथ्यात्मक न हो, लेकिन इसके बावजूद वो अन्य तथ्यात्मक क्रियाकलापों को समझने का प्रयास करें और उनका निष्पक्ष आलोचनात्मक विश्लेषण भी करें। इस प्रकार के क्रियाकलापों को हम द्वितीय स्तर की क्रिया या विश्लेषण कहकर के बुलाते हैं। ऐसे में दर्शन शास्त्र को एक द्वितीय स्तरीय विश्लेषण के रूप में स्वीकार किया जाता है, जहां पे हम प्रत्येक प्रथम स्तरीय क्रिया को समझने एवं उसका आशय स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, और ऐसा हम बड़े ही निष्पक्ष भाव से करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम ना तो मछली पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, न ही हम फुटबॉल खेलने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि मछली पकड़ने और फुटबॉल खेलने से हम क्या समझते हैं इसके आशय को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः एक द्वितीय स्तर विश्लेषण के रूप में दर्शन शास्त्र का प्रमुख कार्य एक सामान्य विचार और एक विशेष प्रक्रिया को जन्म देना है, जिसके द्वारा अन्य सभी विधाओं को समझा जा सके। स्ट्रॉसन के शब्दों में कहें तो हम आकार, सूत्र एवं विशेष व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम ज्यामितीय या अलजेब्रा में करने का प्रयास करते हैं। अपने शुरू के चित्र पर हम वापस लौटकर आए, जहां पर हमने आपसे एक हास्यास्पद सा प्रश्न किया था कि ये क्या है, और संभवतः आपका जवाब था कि यह तो एक चूहा है, दिस इज अ माउस। तो द्वितीय स्तर क्रियाकलाप के आधार पर एक दार्शनिक यह कहने का प्रयास करेगा कि यह एक चूहा नहीं है, यह चूहे का एक चित्र मात्र है, और यहाँ पर चित्र का आशय एक सामान्य विचार, एक प्रत्यय, एक परिभाषा से है। कुछ ऐसी परिभाषा जिसे यदि हम समझ लें तो जब भी हम किसी चूहे को देखेंगे तो हम पहचान सकेंगे कि हाँ, ये एक चूहा है। दर्शन शास्त्र एक चूहे का वर्णन नहीं कर रहा, बल्कि चूहे के विचार का वर्णन कर रहा है। गाय का वर्णन नहीं कर रहा, बल्कि गोत्व का वर्णन कर रहा है। मनुष्य का वर्णन नहीं कर रहा, बल्कि मनुष्यत्व के विचार का वर्णन करने का प्रयास कर रहा है। किंतु हम यहां पर नहीं रुक सकते, क्योंकि याद रहे हम एक निष्पक्ष विवेचना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण का कुछ आलोचना, कुछ प्रश्न भी होंगे, क्योंकि ये तो परंपरावादी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। ऐसे में महाद्वीपीय दार्शनिक क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना होगा कि इस प्रकार तो दर्शन शास्त्र एक महावृत्तांत, एक ग्रैंड नैरेटिव सेकेंड ऑर्डर एक्टिविटी, द्वितीय स्तरीय क्रियाकलाप बनकर रह जाएगा। किंतु ऐसा नहीं है। दर्शन शास्त्र भी स्वयं में वैसी ही प्रथम स्तरीय क्रियाकलाप है जिस प्रकार कोई भी अन्य विधा। ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि हम किसी न किसी विशेष संप्रदाय एवं दृष्टिकोण से जुड़े होने के कारण स्वयं को बौद्धिक रूप से उसके साथ जोड़ लेते हैं, और हम स्वयं को एक सार्वभौमिक समस्या का निवारण करने वाला मान लेते हैं, जैसे कि एक मैथमेटिशियन। आपको यह जानकर रुचिकर लगेगा कि इस दृष्टिकोण को कभी कभी व्यंग्य के रूप में आर्म चेयर फिलॉसफी या कुर्सी पे बैठे हुए एक आराम तलब दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है।
ऐसे महाद्वीपीय चिंतकों का मानना होगा कि हमें इस द्वितीय स्तर शब्दावली और विश्लेषण से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ऐसा फिलोसफर एटोपॉस यानी कि अनक्लासिफिएबल हो जाएगा, जिसे किसी भी वर्ग में न रखा जा सके। स्मरण रहे कि थिटस नाम के ग्रंथ में प्लेटो भी सुकरात को बारंबार ओटोपस या फिर आउट ऑफ प्लेस करके बुलाते हैं, क्योंकि सुकरात का दृष्टिकोण, उनकी पद्धति, उनका बौद्धिक दृष्टिकोण उस वक्त के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ आउट ऑफ प्लेस महसूस किया जाता था। तो ऐसे में महाद्वीपीय दावा क्या करेंगे? वे कहेंगे दर्शन शास्त्र जैसा कि वो है सिर्फ और सिर्फ प्रथम स्तरीय विश्लेषण ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। और उनके अनुसार ऐसे दर्शन शास्त्र की 3 पूर्व मान्यताएं होंगी। पहला, यह एक प्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया है, चाहे वह प्रथम स्तरीय हो चाहे वह द्वितीय स्तरीय हो। इसके लिए एक विशेष प्रकार का दार्शनिक दृष्टिकोण एवं चरित्र होना आवश्यक है, जो कि स्वाभाविक रूप से आंतरिक होगा। और नंबर 3, इस प्रकार की परंपराओं, क्रियाकलापों, आचरण का निर्वाह करते हुए ऐसे दार्शनिक के कुछ बाह्य उत्तरदायित्व भी होंगे, जिसके द्वारा वो मनुष्य एवं समाज को निरंतर और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। तो अंत में एक स्वाभाविक सा प्रश्न जो आपके समक्ष प्रस्तुत होता है, इन दोनों परंपराओं में से हम किसका चयन करें? एक दार्शनिक स्वभाव का होने के कारण मैं आपको यह परामर्श कभी नहीं देना चाहूंगा कि आप इन दोनों में से किस परंपरा का चुनाव करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ वस्तु स्थिति को समझना है, उसका विश्लेषण करना है, कोई परामर्श देना नहीं। धन्यवाद।